सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाते राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतकी। केंद्र सरकार की योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP अगस्त 1995 से चली आ रही है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने के लिए अब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। विजय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम या NSAP है, ये क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया था? असल में इसके पीछे जो मूल कारण है वो ये है कि हमारे समाज में एक काफी बड़ा वर्ग ऐसा है लोगों का कि जिन्हें हाथ पकड़कर साथ चलाने की, थोड़ा आगे लाने की जरूरत है। ये वो वर्ग है जो एक तो बहुत गरीब वर्ग, दूसरा इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो असहाय है, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। सामाजिक दृष्टि से इस तरह से कि अगर कोई परिवार गरीबी रेखा से नीचे है जी, तो उसके लिए कोई सपोर्ट आसपास से अपने आप आने वाली नहीं है। अगर कोई दुर्भाग्य से विधवा औरत है तो उसको समाज की, परिवार की सहायता की संभावना बहुत कम हो जाती है। या कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, हो सकता है उनके घर में कोई और ना हो, अगर है तो वो कुछ उनकी मदद करने की हालत में नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं उन्हें अतिरिक्त सहारे की जरूरत होती है। तो ये महसूस किया गया जो नीति निर्धारक हैं कि इन लोगों के लिए कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि उन्हें इतनी आर्थिक सहायता और सहयोग मिल जाए कि वो एक तरह से अपने पैर पर खड़े रह सके। तो आपने जो बात की कि जो ये कार्यक्रम है, इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए और किन वर्गों को ये फोकस करता है? देखिए, जो इसके नियम हैं उसके हिसाब से अलग अलग जो योजनाएं हैं तो हर एक की अपने अपने क्राइटेरिया हैं, लेकिन मूल रूप से ये पूरा जो कार्यक्रम है ये गरीबी रेखा से जो नीचे परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये उन परिवारों के लिए है और उसके साथ साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है और जो वृद्ध हैं जिनको सहायता की जरूरत है उनके लिए है। तो जैसे भी आपने कहा कि ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत कई और कार्यक्रम हैं जो अलग अलग वर्गों पर काम कर रहे हैं। तो इनमें से 3 जो कार्यक्रम हैं वो पेंशन संबंधित हैं, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। तो सबसे पहले मैं आपसे इन तीनों पेंशन से जो जुड़े जो कार्यक्रम है इनके बारे में जानना चाहूंगी, अगर आप इसके बारे में हमें विस्तार में बता सकें। ठीक है। तो जो पहली है वो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी हम चर्चा करें तो इस योजना में जो जिन लोगों को कवर किया गया है, अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी टोटल संख्या जो है वो 2 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, 2.25 करोड़ के करीब है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है 60 वर्ष से ज्यादा की आयु हो और गरीबी रेखा से वो नीचे हो। तो वो ऐसे जो वृद्ध हैं वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। तो उनके लिए जो योजना चल रही है वो है कि 60 से लेकर और 79 यानी 79 साल तक उनको 200 रुपए प्रति माह का पेंशन, और जब वो 80 साल के हो जाएंगे तो फिर वो 500 रुपए का है। लेकिन ये जो हिस्सा है ये केंद्र सरकार की तरफ से है। उसके बाद क्योंकि ये योजना शुरू केंद्र सरकार ने की, ये एक यूं समझिए साझा योजना है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की। तो जिसको सहायता मिल रही है उसे उनके राज्य की जो सरकार है वो अपनी तरफ से योगदान देगी। पिछले कुछ साल में ये हुआ है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें भी महसूस हो रहा, और फिर देखिए उसके राजनीतिक कारण भी होते हैं, फायदे होते हैं इन कार्यक्रमों के, तो इसलिए राज्य सरकारों में भी कहीं एक उत्साह रहता है कि हम केंद्र से ज्यादा दें। क्योंकि आप राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं कि किस तरह राज्य सरकार भी इसमें अपना योगदान दे रही है, तो अगर हम पहली स्कीम की ही बात करें जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, आपने बताया कि 60 से 79 ईयर्स तक जो है वो 200 रुपए प्रति माह है और 80 साल से जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके लिए 500 रुपए प्रति माह है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो NSAP के अंतर्गत ये जो पैसा मिलता है पेंशन में ये पर्याप्त नहीं है।
तो इसमें क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि राज्य सरकारें भी इसमें अपना योगदान कर रही, तो ऐसे में राज्य सरकारों का कितना बड़ा आप इसमें कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? देखिए, राज्य सरकारें सौभाग्य से उनका योगदान, उनका जो नजरिया है वो ऐसा नहीं है। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि राजनीतिक कारणों से कि केंद्र ने कुछ शुरू किया तो हम नहीं करेंगे जी, क्योंकि हमारी सहमति उस केंद्र में जो सत्ताधारी पार्टी है उससे नहीं है। लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम है, ये जो योजनाएं हैं ये ऐसी हैं कि जिसको कहते हैं ना, बीइंग ऑन द सेम पेज। जी, बिल्कुल। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो नजरिया एक ही जैसा है, इसलिए यहाँ कहीं टकराव नहीं है, बल्कि कई मामलों में कंपटीशन भी है। जैसे मैं देख रहा था आंकड़े, तो उसमें पता लगा कि कई राज्य सरकारें केंद्र का जो योगदान है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा दे रही हैं। अच्छी बात है, अगर कंपटीशन होता तो किसी अच्छे काम के लिए हो, और ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि जिनको ये लाभ मिल रहा है। तो ये तो ही एक पेंशन योजना, इसके अलावा विधवाओं के लिए और दिव्यांगजनों के लिए भी जो पेंशन योजना है उसके बारे में आप बताएं। उनमें भी लगभग जो आर्थिक जो उसके फॉर्मूला है वो लगभग वैसा ही है, लेकिन अलग अलग हम चर्चा करेंगे। तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, उसमें जो कुल अभी तक इस समय जिनको लाभ मिल रहा है उनकी संख्या 67 लाख है, और उनके आयु का वही वाली बात है कि वो उनके लिए 40 साल से लेकर और 79 ईयर्स, और उनका बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे होना वाले जो लोग हैं उनको ये मिलेगा, और उनके लिए 300 रुपए प्रति माह है। और 80 साल के अगर वो विधवा जब हो जाती हैं तो उनको ये बढ़ाकर 500 होगा, और फिर उसके बाद योगदान जो है वो राज्य सरकार का है। इसी तरह जो ये तीसरी योजना जो है पेंशन की, कि उसका नाम है इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना जी। इसमें भी वही बात है, और स्कीम में जो जिन लोगों को ये मिल रहा है लाभ जी, वो तकरीबन 8.25 साढ़े 8 लाख के करीब लोग हैं अभी इस समय। और इस साल जो है उनके लिए जो पैसा रिलीज हुआ है वो तकरीबन 243 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है, और इसमें जो शर्त है वो है 18 साल से, तो 18 से लेकर 79 साल, क्योंकि ये कैटेगरी भी अलग हो गई। आप एक दिव्यांगजन है तो इसमें आप एक एज बार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको तो युवावस्था में ही मदद चाहिए होती है। जब वो छोटा है तो परिवार कर रहा है, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रहा है तो उसको दूसरे सहारे की जरूरत है, इसलिए वो 18 साल से शुरू हो जाती है। और शुरू में 300 रुपए प्रति माह है, और बाद में जब वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब वो वही जो बाकियों का है 500 रुपए, और उसके बाद राज्य सरकारों का जो योगदान है वो उसमें चलेगा। तो ये तो हुई 3 पेंशन से संबंधित योजनाएं। इसके अलावा भी इस योजना के अंतर्गत 2 अन्य योजनाएं हैं, जो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है और अन्नपूर्णा योजना है। इन कार्यक्रमों के कौन पात्र हैं और इनके क्या लाभ हैं? देखिए, ये जो योजना है ना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इसका लक्ष्य ऐसे परिवार है कि जिनमें जो अकेला कमाने वाला है, अगर किसी दुर्घटना से या बीमारी से वो गुजर जाता है तो वो परिवार बड़ा असहाय हो जाएगा। तो उस हालत में ऐसे परिवार के लिए ये योजना शुरू की गई थी, और इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको ये लाभ मिल रहा है। और इसमें एक मुश्त जो दिया जाता है सहयोग राशि वो 20,000 रुपए है, और इसमें जो गुजरने वाला जो गुजरा है व्यक्ति, परिवार का सदस्य, उसकी आयु 18 से 59 साल तक, यानी जिसको हम प्रोडक्टिव एज कहते हैं। और दूसरी जो अन्नपूर्णा स्कीम है, अन्नपूर्णा योजना जो है ये भोजन की है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो पात्र तो हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन किसी कारण से वो वृद्धावस्था वाले में नहीं आ पाए हैं या दूसरी किसी योजना में नहीं आ पाए हैं, तो ये उनके लिए उनको हर महीने 10 किलो अनाज वो दिया जाता है। और इसके लिए जो ओल्ड एज के जो लोग हैं, जो इनको दूसरी कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए ये योजना है, तो इनको 10 किलो का अनाज उनको हर महीने दिया जाता है। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य ये है कि भारत में अब भूख से मरा कोई, ऐसी बात सौभाग्य से नहीं हो रही है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि वर्तमान में ये जो योजना है, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इस योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा है अब तक। विजय जी, अगला सवाल ये है कि जैसे जो कई अन्य केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है या योजनाएं हैं, उसी की तरह ये जो एनसैप है, इसके भी लाभार्थियों को भी ज्यादातर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी, इसके माध्यम से वित्तीय सहायता मिल रही है। और जो मौजूदा इसके लाभार्थी हैं या जो संभावित पोटेंशियल लाभार्थी हैं, उनकी जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं, जो जरूरी डिटेल्स है, चाहे उनका नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सब जो है, इस सब विवरण को अब डिजिटल माध्यम से वो जमा कर रहे हैं। और इनफैक्ट आधार आधारित प्रमाणीकरण की योजना को से भी इसको एकीकृत
विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, धोखाधड़ी को कम करने के लिए और एक वित्तीय समावेशन की जो हम बात करते हैं, इन तीनों के दृष्टि से इस तरह का कार्यक्रम कितना जरूरी है और कितना लाभ होता है? देखिए, भारत जैसे देश में इस तरह के कार्यक्रम की दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरत है। सौभाग्य से भारत ने समय रहते हुए जो आधार की व्यवस्था अपनाई है, उसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के डाटा में हर व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसके साथ साथ उसका घर का एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन जो है, उसके हिसाब से आप अब जब वैक्सीनेशन का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वैक्सीनेशन का शुरू हुआ तो सरकार को मुश्किल नहीं लगा कि कौन कहाँ जाएगा, सिर्फ एक वाक्य बोलना पड़ा, आप अपने मतदान केंद्र में चले जाइए। हाँ, पर अगर हम जब इस तरह की जो पैसा है जी सामाजिक सुरक्षा की जो हम ये इस तरह की योजनाओं की बात करते हैं, इन योजनाओं के लिए जो डिजिटलाइजेशन की बात होती है, वो कितना महत्वपूर्ण है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर सरकार ने तय किया कि इस क्राइटेरिया के साथ लोगों को देंगे मदद, तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा कंप्यूटर में रखा है हर नागरिक का, उसकी सॉर्टिंग करते ही एकदम लिस्ट आ जाएगी, ये लोग हैं जो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, और इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बिल्कुल। ये जो डिजिटाइजेशन है, डायरेक्ट जो बैंक में जा रहा है पैसा, उसका लाभ ये होता है कि जिसके लिए पैसा था सीधा उसके हाथ में पहुंचा, रास्ते में कोई टोटी नहीं लगी हुई थी जहां से कोई उसको निकाल ले। तो अगर हम एक बात करें कि ये जो पर्टिकुलर योजना है एनसैप, अगर हम इसको एक बिगर पिक्चर जिसको हम कहते हैं, अगर हम वो देखें, तो इसकी जो वित्तीय, आर्थिक और जो सामाजिक इसके फायदे हैं, उसके अलावा आपको इसका क्या प्रभाव दिखता है? किस तरह से इसने, एक हमने जो बात करी कि जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है, और बड़े पैमाने पर इसके आपको क्या महत्व लगता है और कितने फायदे लगते हैं? सिर्फ ये योजना नहीं है 5, इसके अलावा बहुत सारी जो है वो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी अगर हम लिस्ट गिनाएंगे तो कम से कम 40-50 ऐसे हैं जो इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इनका जो मूल फायदा है वो ये हुआ कि एक तो ये कि बड़े डिसिप्लिन से जो इसके पात्र थे उन तक ही पैसा जा रहा है। तो उसका एक लाभ ये हुआ है कि जब निम्नतम जो स्तर है उसके लोगों को मिलना शुरू हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनके व्यक्तिगत जो आत्मविश्वास है उसमें परिवर्तन हुआ, आत्मसम्मान में हुआ। तो परिणाम ये होता है कि फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है कि वो पैसा ऐसा नहीं कि आपने खा पी के गुजार दिया, उस पैसे से अगर वो जो व्यक्ति कुछ काम करता है या उसको भोजन मिलता है तो उसकी सेहत ठीक रहती है और वो काम करने काबिल रहता है, तो पूरे समाज का जो आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का स्तर है, वो सुधरता है। और मेरे ख्याल से विश्व बैंक के कुछ आंकड़े भी आए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी विश्व बैंक ने एक अपनी वो जो रिपोर्ट हर बार वो प्रकाशित करते हैं, उसको वो कहते हैं पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। तो इस बार जो स्प्रिंग 2025 की जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है, उसमें उन्होंने बताया है कि 2022-23 में अगर उन्होंने कंपैरिजन दिया है 2011-13 के बाद, जो भारत में निपट गरीबी वाले जो परिवार हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यानी कुल मिलाकर जो पहले 16% से ज्यादा होती थी वो घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई है। और उसके बाद जो समय है उस हिसाब से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। ये परिवर्तन हुआ है। उसका सिर्फ ये नहीं कि उनकी गरीबी हटी है, उनकी काम करने की, कमाने की क्षमता, समाज में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक तरह से जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम हैं जो सरकार चलाती है, जिसकी हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की, ये इनका चाहे मूल उद्देश्य वित्तीय सहायता करना या खाद्य पदार्थ उन लोगों को मुहैया कराना है, लेकिन उसका जो आपने कहा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो ये है कि वो इस सहायता को मिलने के बाद वो अपने स्तर पर वो समाज को भी योगदान दे रहे हैं और इससे समाज का और देश का विकास हो रहा है। बिल्कुल। विजय जी, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाते राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विजय क्रांति। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalk@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में।